हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पूर्व मध्यकाल, जो लगभग 650 से 1200 का जो पीरियड है, उसके इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। भारतीय मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन हेतु अनेक स्रोत उपस्थित हैं। इन स्रोतों का मनोयोगपूर्ण अध्ययन द्वारा मध्यकालीन इतिहास, विशेषकर पूर्व मध्यकाल जो 650 से 1200 के बीच का पीरियड है, की व्यापक जानकारी मिलती है। इसके लिए अभिलेख, सिक्के एवं साहित्यों का प्रचुर भंडार उपस्थित है, जिनका संक्षिप्त वर्णन हम निम्नलिखित गद्यांशों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। एक एक करके हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अभिलेखों के बारे में देखेंगे। तो अभिलेख भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन अभिलेखों से प्राचीन भारत का तत्कालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक रूपरेखा की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो कि लगभग क्रमशः राजा के कार्य, वंश, तिथि और उनसे संबंधित घटना के बारे में पता चलता है। अभिलेख लिखने का संबंध ताम्रपत्र के द्वारा आरंभ हुआ, जो ताम्रपत्र में भूमि अनुदान, राजा के साम्राज्य की खुशहाली के बारे में और राजा की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, जो राजा के दरबारी लेखक, प्रशासक तथा कवियों द्वारा लिखी जाती थी। भूमिदान ब्राह्मणों और विद्वानों को किया जाता था। बड़ी संख्या में पूर्व मध्यकालीन भूमि अनुदान पत्र प्राप्त हुए हैं, जो इतिहासकार की धारणा है कि लगभग 600 और 1200 के मध्य भारत में सामंती अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। आधुनिक काल में अभिलेख के अध्ययन के लिए एक शास्त्र, जिसे हम एपिग्राफी के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। इस प्रकार आधुनिक इतिहासकार अभिलेख का अध्ययन कर विचार व्यक्त किए, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत पूर्व मध्यकाल में नगर अत्यंत छोटे एवं मुख्य रूप से धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं था। राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था कई साम्राज्य में कुशल थी और संस्कृति व्यवस्था इस काल में महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता था, जो कि पूर्व मध्यकाल में विकसित हो रहे थे। जैसे कई राज्य के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख, बंगाल के विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख आदि से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से विभिन्न भाषा का पता चलता है, जो गुप्त काल के पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में है और उनमें ब्राह्मणेतर धार्मिक संप्रदायों, बौद्ध, जैन धर्म आदि का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में है। दक्षिण भारत के शासकों के अभिलेख संस्कृत के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में पाए गए हैं, जैसे रानी रुद्रदमा के अभिलेख। ठीक है, अब हम लोगों ने अभिलेखों को देखा। अब हम मुद्रा या मुद्रा शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, को देखेंगे। तो मुद्रा या मुद्रा शास्त्र, अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग सिक्के चलाए जाते हैं, जो राजा के द्वारा राजा के नाम, तिथि, देवी देवताओं के चित्र या किसी वस्तु के चित्र सिक्कों में उल्लेख करते थे, जिससे हमें राजा के राज्य के बारे में और उसके कार्यकाल का पता चलता है।
जो कि आर्थिक और व्यापारिक रूप से मजबूत या कमजोर थे। आज सिक्के के अध्ययन के लिए एक पृथक विषय मुद्रा शास्त्र, जिसको न्यूमिस्मेटिक कहलाते हैं। पूर्व मध्यकाल में के शासकों ने चांदी, तांबे, सोने और चांदी तांबे के मिश्रित धातु के विकास हुआ, मतलब इस प्रकार के सिक्कों का विकास हुआ। पालों का शासन साहित्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। श्लेष काव्य में संध्याकर नंदी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की रचना की। चक्रपाणि दत्त ने चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। पालों के संरक्षण में अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध लोकेश्वर शतक थी। पालों के पश्चात सेन शासकों के संरक्षण में साहित्य का विकास हुआ। जो सेन शासक बल्लाल सेन स्वयं एक विद्वान थे, जिसकी रचना स्मृति ग्रंथ, दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। विजय सेन के दरबारी कवि उमापति धर इस काल का प्रसिद्ध लेखक था। जयदेव ने गीत गोविंद, धोई ने पवनदूत, हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व और श्रीधर दास ने सदुक्ति कर्णामृत की रचना की। दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन इस काल में दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में साहित्यों की वृद्धि कम हो रही थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर और सोमेश्वर थे, जिन्होंने कपूर मंजरी और चंड कौशिक की रचनाएं की। चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ के समय में सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की। साम्राज्य के शासकों के साथ बौद्ध कवियों और जैन कवियों ने भी अनेक प्रकार के काव्यों की रचना की, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध शिव स्वामी ने कफ कर्णाभ्युदय और जैन विद्वान जीनसेन ने पार्श्वाभ्युदय, गुणभद्र ने उत्तम पुराण और रविशेन ने पद पुराण की नामक ग्रंथों की रचना की। इस काल के नाटकों की भी रचना हुई, जिसमें प्रसिद्ध भवभूति रचित मालती माधव, उत्तम रामचरित और महावीर चरित्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना हुई। कलहन की राज तरंगिणी, विल्हन की विक्रमादित्य चरित्र, जो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके साथ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे गए, जो कि अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण एवं नए धार्मिक साहित्य हैं जोड़ा गया। काकतीय युग में अनेक लेखकों ने अनेक रामायण, रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण आदि की रचना की। इसी काल में नंदभट्ट आदि के द्वारा महाभारत की भी रचना की गई। साहित्य को प्रोत्साहन देने के साथ सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहे थे। मध्यकालीन युग में कवि विद्वानों के द्वारा पूर्व इतिहास अध्ययन करते और राजाओं को अपने सच्चे और सही विचार व्यक्त करते। साहित्य संस्कृति के अतिरिक्त बंगाल लिपि और भाषा की भी प्रगति हुई इस काल में हुई। साहित्य के द्वारा तत्कालीन संस्कृति, आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर हम इसका निष्कर्ष देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए विभिन्न स्रोत जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक आदि हैं, जिनके माध्यम से हमें उस कालखंड की
अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।